नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मनअप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है आहट तेरे प्यार की। मिताली उठकर टहलने लगी। मुझे तो तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तुम तो बहुत समझदार हो, है ना? तुम तो वैसे भी जाने माने उद्योगपतियों में से एक हो। तुम तो द जय देशमुख हो। तुम थोड़ी ही ऐसा कुछ कांड करोगे। एकाएक जय के सामने बैठ मिताली ने कहा, तुम मुझे उस सुदेश के खिलाफ सबूत दे दो। तुम तो मेरे सुहाग हो। तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगी। मैं खुद तुम्हारा केस तैयार करूंगी और तुम्हें साफ बचा लूंगी। बस सबूत मजबूत और पुख्ता होने चाहिए। हाँ हाँ मिताली, सारे सबूत हैं मेरे पास। मैं देता हूँ तुम्हें सारे सबूत। बस मुझे बचा लो। मैंने सब तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे प्यार के खातिर किया। सुदेश ने जैसा जैसा कहा, मैं वैसा वैसा करता गया। मुझे कुछ नहीं मालूम क्या किया था उसने, कैसे किया, किसके कहने पर किया। मुझे तो उसने बताया तक नहीं कभी। बच्चों की तरह रोते हुए जय देशमुख ने कहा, मिताली, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था। मुझे पहली दफ़ा किसी लड़की ने इनकार किया था, वरना आज तक सब मेरे इर्द गिर्द घूमती रही। तुम्हारे इनकार ने मेरे जुनून को और पागलपन को इस कदर बढ़ा दिया कि मैं सही गलत का सारा समीकरण भूल गया। मिताली, तुम मेरी जिद बन गई थी। मैंने आज तक जिस चीज़ पर हाथ रखा है, वो चीज़ मेरी हो गई। तुमने मेरे अंदर के जानवर को जगा दिया था। मिताली, भरोसा करो मुझ पर। बस एक बार। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। तुम्हें जानवरों की तरह मारा, भूखे रखा, तुम्हें शारीरिक और मानसिक रूप से सताया। पर मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, बहुत बहुत प्यार। मुझे बस तुम चाहिए और कुछ नहीं। मिताली का हाथ अपने हाथ में लेकर जय ने कहा। अपना हाथ छुड़ाते हुए मिताली ने कहा, मैं जानती हूँ जय, तुम मुझे प्यार करते हो, बहुत ही ज़्यादा। सच मानो, तुमसे दूर जाकर मुझे तुम्हारी और तुम्हारे प्यार की कीमत का एहसास हुआ है। बस तुम सॉरी, आप मुझे सारे सबूत दे दो। जय आपको आपकी मिताली कुछ नहीं होने देगी, कुछ भी नहीं। चलो मिताली, सारे सबूत देता हूँ। मुझे तो तुम्हारे साथ और तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। तुम पर तो ऐसे हजारों सुदेश कुर्बान। मिताली को लेकर जय देशमुख अपनी विला में बनी उसके ऑफिस में उसे लेकर गया। वहाँ एक बड़ी सी अलमारी को खोला और अलमारी से लगा गेट खुल गया। जय देशमुख मिताली को लेकर उसके अंदर दाखिल हुआ। उस सीक्रेट चैम्बर में जय देशमुख की पूरी दुनिया थी। अलग अलग तरह के हथियार, सोना चांदी, जाने कितने लोगों की तस्वीरें। मिताली ने गौर से देखा तो उसमें उसे अखिल की, रश्मि की और उसकी खुद की तस्वीर दिखी। सारी तस्वीरों पर लाल स्याही से क्रॉस किया हुआ था। मिताली इस क्रॉस का मतलब आसानी से समझ रही थी। जय देशमुख सुदेश मिश्रा के खिलाफ सबूत लेकर मिताली की ओर मुड़ ही रहा था कि इंस्पेक्टर को लेकर आदित्य दाखिल हुआ। पुलिस को देख जय देशमुख के होश उड़ गए और वो मिताली पर घुर्राया। धोखा, तूने मुझे धोखा दिया, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कहते कहते जय मिताली की ओर लपका। इतने में आदित्य ने जय देशमुख को जोरदार किक जड़ दी। उस अप्रत्याशित हमले के लिए जय देशमुख तैयार नहीं था और वो दूर उछल गया। अगले ही पल वो उठा और आदित्य के ऊपर प्रहार करने के लिए हाथ उठाया। उसने तो मिताली ने वहां पड़ा बांस जय के हाथ पर दे मारा। मिताली उस बांस से जय देशमुख के ऊपर प्रहार करती जा रही थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई आदित्य को छूने की? तुझे क्या लगा मैं जानती नहीं तुझे? तूने मेरे अखिल की और उसके परिवार की जान ले ली। तूने मेरी सबसे प्यारी सहेली की जान ले ली। तूने मेरे पापा को इतनी चोट पहुंचाई। तेरी वजह से मेरा भाई मौत की कगार पर जाकर पहुंचा था। तू इंसान नहीं, हैवान है। एक नपुंसक सोच वाला इंसान है। तू जय देशमुख, जो औरत को पाने के लिए इस तरह के घिनौने कृत्य करता है। तुझ जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं, बिल्कुल हक नहीं है जीने का। क्योंकि तू जिंदा रह रहा ना, तो न जाने कितने और लोगों को तेरी हैवानियत की बलि चढ़ाएगा। मिताली गुस्से से बेकाबू हो गई। वो जय देशमुख पर प्रहार करती जा रही थी कि इतने में जय ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसके गले को कसकर पकड़ लिया और पूरा दम लगाकर उसका गला पकड़ लिया। मिताली जय के चंगुल में फंस गई थी। जय देशमुख ने मिताली से कहा, साली,
बहुत होशियार बन रही है ना तू। अपने इस नए यार के साथ मिलकर मुझे फंसाना चाहती है। मैंने भी तुझ पर भरोसा कर तुझे अपना राज़दार बना लिया, पर अब तू ही मुझे यहाँ से बाहर लेकर निकलेगी। ए इंस्पेक्टर, चुपचाप अपनी बंदूक नीचे कर और सब लोग एक कोने में हो जाओ। ज़रा सी भी होशियारी दिखाई तो इस लड़की का गला घोटना है मुझे बस। मिताली जय देशमुख से छूटने के लिए बुरी तरह से हाथ-पैर मार रही थी। ज़्यादा कोशिश मत कर बुलबुल, ये जय देशमुख की पकड़ है। आज तक मेरे चंगुल से कोई भी नहीं निकल पाया है। तुम तो कमज़ोर सी औरत हो, जो मेरी साजिशों की बलि चढ़ गई थी। बस उस दिन वहाँ होटल में मेरी गलती हो गई कि मैंने भी नशा कर लिया था, वरना आज तक तो मैं तुझे जाने कितनी बार बेच चुका होता। जय देशमुख से नज़र बचा आदित्य ने एक बंदूक मिताली की ओर सरका दी। मिताली ने जय देशमुख से कहा, तुझ जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं। मेरा बस चलता तो तुझे कब का मौत के घाट उतार चुकी होती, पर मैंने सच में तुझे अपना सुहाग माना था। यही सोचती थी कि तुम बदल गए हो, पर मैं कितनी गलत थी, कितनी गलत। छी! मुझे तो अपने आप पर ही घिन आ रही है कि मैंने तुझे अपने तन मन से स्वीकार किया था। पर अब मैं मेरी गलती का प्रायश्चित करूँगी। जय को बातों में उलझा मिताली बंदूक उठाने की कोशिश करती है, पर कामयाब नहीं हो पाती। अचानक वो आदित्य की ओर देखती है। आदित्य उसे कुछ इशारा करता है और इतने में ही आदित्य चिल्लाता है, छोड़ दे जय, मिताली को छोड़ दे। उसने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। छोड़ दे इस बेचारी को। ओहो! क्या बात है! बहुत दया आ रही है इस पर। कहीं तेरा दिल तो नहीं आ गया इस पर? हँसते हुए, ज़ोर से हँसते हुए जय देशमुख, लगता तो यही है कि तेरा दिल आ गया है इस पर तू ये मत भूल कि ये मेरी थी, मेरी है और रहेगी। तुझ जैसा बड़ा इंसान किसी दूसरे की जूठन क्यों खाए? तेरे लिए लड़कियों की कमी है क्या? बकवास बंद कर तू, तेरी कमीने। खबरदार जो मिताली के लिए एक और शब्द कहा तो। वो कितनी पवित्र है, तू क्या समझेगा? जय देशमुख को उलझा देख मिताली बंदूक उठा लेती है और उसकी मूठ से जय के सर पर जोरदार प्रहार करती है। जय देशमुख इस हमले के लिए तैयार नहीं था और बिलबिलाते हुए पीछे हटता है। उसके माथे से खून की धारा फूट पड़ती है। वो भद्दी सी गाली देते हुए मिताली की ओर लपकता है। धाएं धाएं करते हुए मिताली जय देशमुख पर सूट कर देती है। जय फर्श पर गिर पड़ता है, बुरी तरह से तड़पता हुआ। जय मिताली से कहता है, ये क्या किया तूने? अपने सुहाग पर सुहाग? छी! क्या कहा था तुमने? औरत कमज़ोर होती है। औरत कमज़ोर नहीं होती। औरत सहनशीलता की मूर्ति होती है। औरत अपने प्रेम से हर बगिया को महकाती है। औरत अपने समर्पण से एक नए जीवन का सृजन करती है। पर तुम क्या जानो जय देशमुख, क्योंकि तूने तो साबित कर दिया कि तुम किसी गंदी नाली के कीड़े हो। क्योंकि जिस इंसान को अपनी माँ की कदर होती है ना, वो दूसरी औरतों की भी कदर करता है। अपनी माँ की परवरिश को उसके व्यवहार में साबित करता है। तुझे क्या लगता है कि तुम औरत के शरीर को पाकर उस पर अधिकार कर लोगे? जब तक एक औरत मन से नहीं अपनाती, तब तक कोई उस पर अधिकार नहीं कर सकता। क्या कहते थे तुम? मैं अखिल के साथ गुलछर्रे उड़ाती थी। अखिल ने तो कभी मुझे छुआ तक नहीं था। फिर भी मेरे तन पे और मेरे मन पे अखिल का एक अधिकार था, क्योंकि वो मेरे पापा की तरह मेरी परवाह करता था, मेरे भाई की तरह मेरा सहारा था। और दोस्त तो वो कैसा था, तुमसे बेहतर कौन जानेगा। औरत को पाना है ना, तो उसके लिए पिता, भाई, दोस्त तीनों की भूमिका निभाओ। शरीर तो तुम्हें बाजार में भी मिल जाएंगी। मुझे गर्व है कि मैंने अखिल से प्यार किया है और उसने मेरे प्यार का मान रखा, मरने के बाद भी। तुम जैसों पर तो मैं थूकना तक पसंद नहीं करती। मिताली, माफ़ कर दो मुझे, जय ने मिताली से कहा। मरते हुए इंसान की इतनी सी बात तो मान लो। माफ़ कर दो। नहीं जय देशमुख, मैं तुम्हें माफ़ कर अपने अखिल से अन्याय नहीं कर सकती। अपनी बहन से भी बढ़कर दोस्त रश्मि के साथ अन्याय नहीं कर सकती। तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम अपनी आत्मा पर अपने कर्मों का बोझ रख कर मरो। तुम सिर्फ मेरे ही नहीं, बल्कि न जाने कितनों के ही गुनहगार हो। मिताली, माफ
इतना कहते कहते जय देशमुख की गर्दन एक और लुढ़क गई। मिताली का यह रूप देख वहां मौजूद हर शख्स आश्चर्यचकित रह गया। आज मिताली ने साबित कर दिया कि औरत कमजोर नहीं होती और जरूरत पड़ने पर रणचंडी बनकर दुश्मनों से मुकाबला कर सकती है। मिताली ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया और पुलिस ने जय देशमुख के घर से बहुत ही महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा किए और उसके बहुत से काले कारनामों का पर्दाफाश किया। मिताली पर जय देशमुख की हत्या के आरोप में मुकदमा चला, पर आदित्य ने जय की हत्या को आत्मरक्षा में उठाया गया एक कदम साबित कर मिताली को बाइज्जत बरी करा लिया। जय देशमुख के चंगुल से मुक्त हो मिताली को जैसे नई जिंदगी मिल गई थी। मेहनती तो वो थी ही और मन लगाकर काम करने लगी। देखते ही देखते शहर के जाने माने वकीलों में मिताली की गिनती होने लगी। मेहरा सर का बायां हाथ बन गई थी मिताली। आदित्य अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में नागपुर और मुंबई आता जाता रहता और जब भी आता उसी फ्लैट में ही रुकता। मिताली के लिए उसके मन में फीलिंग्स और भी बढ़ती जा रही थी, पर उसमें हिम्मत ही नहीं थी कि वो अपनी फीलिंग्स मिताली के सामने जाहिर करे। पर कोमल आदित्य की फीलिंग्स से अच्छी तरह से वाकिफ थी। ऐसे तो मिताली भी उससे कुछ नहीं छुपाती थी, पर आदित्य के बारे में ज़्यादा कर वो चुप ही रहकर सब सुनती थी। एक दिन कोमल ने आदित्य का जिक्र छेड़ा। मीता, आज सुबह आदित्य का फ़ोन आया था। अच्छा? फाइल में सर घुसाए घुसाए मिताली ने कहा। क्या बोल रहा था? शादी कर रहा है, लड़की देख ली है। कोमल की बात सुन मिताली के हाथ से फाइल गिर पड़ी। कोमल मिताली के रिएक्शन को देख मन ही मन मुस्कुरा उठी। उसने सोचा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अपने आप को सामान्य करती मिताली बोली, अच्छी बात है ना? आदित्य तो वैसे भी वेल डिजर्विंग इंसान है। आई एम श्योर उसकी पसंद लाखों में एक होगी। हाँ, है तो, बोल रहा था वकील ही है और काफ़ी फेमस वकील है। उसके पापा को काफ़ी पसंद है। और क्या बात हुई तेरी उससे? बस आदित्य तो सिर्फ और सिर्फ उसकी ही बात कर रहा था आज। पागल हो गया है उसके प्यार में। कहता है उसकी जैसी कोई लड़की मैंने आज तक देखी ही नहीं है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, लंबे घने बाल हैं। बस हो गया तेरा? कोमल की बात बीच में काटते हुए मिताली ने कहा। आई मीन, कैन वी फोकस ऑन वर्क? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसकी प्रेम कहानी में। अरे, तो तू मत सुनना, मेरा तो भाई है, मैं तो ज़रूर कहूँगी। कोमल मिताली को जलता हुआ देखकर खुश हो रही थी। तो तू करती रह उसका गुणगान, मैं जा रही हूँ। तेरा पेट भर जाए आदित्य की बातों से तो घर चली आना। बाय। अरे मिताली रुक तो, बस इतना बता कि गिफ्ट क्या दूँ मैं आदित्य की होने वाली को? कोई ड्रेस, कोई ज्वेलरी, घड़ी या कुछ और? मुझे नहीं पता। अब बस करना आदित्य पुराण। चल कल मिलते हैं। इतना कहकर मिताली अपनी गाड़ी लेकर निकल गई। हाय मेरी मिता, तू पागल है। प्यार करती है आदित्य को और आज तक जाहिर तक नहीं होने दिया। पर मैं भी कोमल हूँ। तेरे मन की बात सबके सामने कबूल नहीं करवाई ना, तो नाम नहीं मेरा कोमल। आदित्य को फ़ोन कर कुछ बात करती है और फिर घर निकल जाती है। मिताली घर पहुंचती है तो उसके माँ और पापा दोनों कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और बहुत खुश होते हुए मिताली को देखकर कहते हैं, लो मिताली भी आ गई। क्या हुआ माँ? आप लोग इतने खुश क्यों हैं? कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो आप? मिताली, हम सब कल मुंबई जाने वाले हैं। आदित्य की सगाई है। क्या? कल ही? धीरे से मिताली ने कहा। हाँ हाँ, कल ही, सुशीला जी ने जवाब दिया। देख तेरे लिए साड़ी निकाली है, कैसी है? माँ, इतनी भारी साड़ी? हम वहाँ किसी और की सगाई में जा रहे हैं, कुछ सिंपल सा लो ना। नहीं, मुझे तो यही रखनी है। जाना जल्दी से ट्राई कर ले एक बार। ओहो माँ, मुझसे नहीं होता ये ट्राई व्राई। और मैं क्यों जाऊँ? आदित्य ने तो आप लोगों को बुलाया है, मुझे नहीं। कोमल को तो ज़रूर बुलाया होगा, आप लोगों को बोला है ना। आप लोग जाओ, मुझसे तो बात करने की फुर्सत नहीं है उसे। एक कॉल तक नहीं कर सकता था वो मुझे। मैं नहीं जा रही कहीं भी। पैर पटकते हुए मिताली अंदर चली गई और बेड पर औंधे मुंह गिरकर रोने लगी। मिताली, चुपचाप पैकिंग कर ले, कोई बहाना नहीं चलेगा।
आदित्य की सगाई में जाना है मतलब जाना है। वह फ्लाइट की टिकट ईमेल करने वाला है, कृष्णकांत जी ने कहा। और मुझे कोई बहस नहीं चाहिए इस बात पर अब। सुन रही हो ना तुम? हाँ, बहुत मुश्किल से जवाब दे पाई मिताली। और मिताली, कोमल को बोल दे वक्त पर आ जाए कल, हमेशा की तरह लेट लतीफ़ी नहीं करे, सुशीला जी ने हंसते हुए कहा। मिताली बेचारी चुपचाप सब कुछ देखे जा रही थी, पर समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है आदित्य की सगाई की बात सुनकर। सपनों की नगरी मुंबई में एयरपोर्ट पर आदित्य खुद सबको रिसीव करने के लिए आया था। आदित्य के साथ एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी, बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत लंबे बाल, नाजुक सी थी एकदम। आदित्य को देख कोमल भागकर उसके गले लग गई और उस लड़की को भाभी कहकर पुकारने लगी, जैसे पहले से जानती हो। आदित्य ने मिताली के माँ पापा के पैर छुए आगे बढ़कर। मिताली को इग्नोर कर आरव को हाई फाई किया। आरव को गले लगाते हुए आदित्य ने पूछा, क्यों चैम्प्स, कैसा है? कभी मिस करता है मुझे, या तू भी मुझे भूल गया? कुछ तेज आवाज में मिताली की तरफ देखते हुए आदित्य ने कहा। क्या आदित्य भैया, आपको कोई पागल या हाफ माइंड ही भूलेगा? आप तो इतने अच्छे हो कि हर पल याद आते हो। चलो शुक्र है, कोई तो याद करता है मुझे, वरना बाकी किसी को तो। मिताली की ओर देखते हुए आदित्य ने आरव से शिकायत की, हे आदि, घर नहीं चलना क्या बाबू? फिर शाम के लिए मुझे रेडी भी होना है। हनी, विल यू ड्रॉप मी टू पार्लर? उस लड़की ने कहा। ओह, वाई नॉट स्वीटी। वैसे तुम्हें मेकअप की क्या जरूरत है, तुम तो ऐसे ही हसीन हो, आदित्य उसके एकदम पास जाकर बोला। इतने में कोमल ने कहा, ओह आदित्य भाई, प्रेमालाप हो गया हो तो चलें? हमें भी हम भी थोड़ा सा तैयार हो जाएंगे, क्या पता हमें भी कोई पसंद कर ही ले। क्यों मिताली? फीकी सी हंसी हंस कर रह गई मिताली। चलो चलो, आदित्य ने कहा। थोड़ी देर में सब आदित्य के बंगले पर पहुंचे। मल्होत्रा जी और आदित्य का भाई अर्जुन दोनों गेट पर ही खड़े थे। उन्होंने आगे बढ़कर मिताली के माँ पापा का वेलकम किया। मिताली जी ने मल्होत्रा जी के पैर छुए तो उन्होंने कहा, बेटी, पैर नहीं छूते मिताली, फिर तुम तो हमारी लाडली बेटी हो। और अंकल, मैं भी तो बेटी हूँ ना, आदित्य तो मेरे भाई ही हैं। हाँ हाँ, आप भी हमारी बेटी हैं, पर हम थोड़ा पक्षपात कर रहे हैं क्योंकि मिताली हमें ज़्यादा प्यारी है। कोई बात नहीं कोमल, हम हैं ना, अर्जुन ने कहा। हम और आदित्य दोनों आपको ज़्यादा प्यार करेंगे, पापा को रहने दो अपनी लाडली बेटी के साथ। इतना कहते हुए उन्होंने मिताली की ओर देखा तो मिताली को देखता ही रह गया। ओह, यू आर सो ब्यूटीफुल। तुम्हारी आंखें, इनमें तो कोई भी डूब जाए। तभी मैं सोचूं कि इस तरह तारीफ क्यों करते हैं पापा तुम्हारी, है ना भाई? आदित्य ने पीछे से आते हुए कहा और अर्जुन पर आंखें तरेरी। सच मिताली, कान पक गए हमारे तुम्हारी तारीफ सुन सुन के, अर्जुन ने कहा। अर्जुन ने कुछ ऐसे कहा कि सब हंस पड़े। चाय नाश्ते के बाद आदित्य ने सबको उनका रूम दिखा दिया। मिताली को आदित्य ने अलग रूम दिया तो उसने कहा, मैं कोमल के साथ रह जाऊंगी ना? ना, ना जी, आप इसी रूम में रहेंगी। इतना कहे आदित्य जाने के लिए मुड़ा तो कोमल ने उसे आवाज़ दी, क्या भाई, मिताली को अलग रूम क्यों? क्योंकि वो मेरा रूम है तो उसी का रूम हुआ ना। ओह, सी, इतना प्यार, क्या बात है। धीरे धीरे बोलो, सुन लेगी, आदित्य ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए कहा। तूने सबको समझा दिया ना क्या करना है शाम को? हाँ हाँ, डोंट वरी, यहाँ सब नाटकबाज हैं, अव्वल दर्जे के, कोमल ने कहा। चल फिर शाम को आज मैडम अकड़ू की अकड़ ढीली करते हैं और उससे कबूल करवाते हैं कि सी लव्स मी। शाम को मल्होत्रा मेंशन की रौनक, रोशनी और खूबसूरती सब देखते ही बन रही थी। हर तरफ खुशियां ही खुशियां बिखर रही थी। सुशीला जी, कृष्णकांत जी, आरव, कोमल, आदित्य सब एक टेबल पर साथ बैठे थे। आदित्य की नज़र बार बार ऊपर की तरफ उठ जाती। कोमल को उसने धीरे से पूछा, मिताली कहाँ रह गई, आई क्यों नहीं अब तक? अरे,
सब्र भाई सब्र, आती ही होगी। इतने भी क्या बेचैन हो रहे हो? कोमल आदित्य को चिढ़ाते हुए बोली। नहीं होता सब्र अब। जाना, लेकर आना उसे। मैं नहीं जा रही, कोमल भाव खाते हुए बोली। जाना मेरी अच्छी बहना, आदित्य कोमल की खुशामद करते हुए बोला। हाँ हाँ जाती हूँ बाबा जाती हूँ। कोमल जैसे ही जाने के लिए उठी, सामने से मिताली आती हुई दिखाई दी। कोमल ने आदित्य को पैर मारकर मिताली की ओर इशारा किया। नेवी ब्लू रंग की साड़ी में लिपटी मिताली ने अपने बालों को पिन से सेट कर आधा खुला छोड़ा हुआ था। बड़ी बड़ी आंखों में काजल लगाया था, जिससे उसकी आंखें और भी गहरी लग रही थी। हल्का सा मेकअप और मैचिंग झुमके। आदित्य मिताली को देखता ही रह गया। उसको इस तरह मिताली को घूरता देख अर्जुन उसके पास आकर बोला, मुंह तो बंद कर ले भाई। वैसे ही तेरी आंखें सारी चुगली कर रही हैं। पर वो तो नहीं समझती ना दादा, क्या करूं? आदित्य रुआंसा होकर बोला। डोंट वरी, बस कुछ देर और। चल, चीयर अप नाउ। ओए होए, क्या लग रही हो मीता। मर जाऊं तेरी खूबसूरती पर आज तो। हे भगवान, ऐसा जुल्म क्यों किया? क्यों मुझे लड़की बना दिया? काश मैं लड़का होती, आज इस मिताली पाटिल को भगा कर ले जाती। चुप कर नौटंकी। मिताली कोमल की बात सुन हंस पड़ी। अच्छा तू बैठ, मैं तेरी फोटो खींचती हूँ। मिताली का हाथ पकड़ कोमल ने उसे आदित्य के पास वाली चेयर पर बिठा दिया और आदित्य को आंख मारते हुए बोली, क्यों आदित्य, तुम्हारी होने वाली हमारी मिताली से ज्यादा खूबसूरत है क्या? आदित्य ने मिताली को देख हाथ से सो का इशारा किया। इतने में वो सुबह वाली लड़की ने पीछे से आकर आदित्य की आंखें बंद कर दी। पहचानो कौन? उसकी उंगलियों को सहलाते हुए आदित्य ने कहा। और कौन हो सकता है? तुम तो वही हो मेरी स्वीटी। हाँ हाँ, आखिर पहचान ही लिया तुमने मुझे, लड़की बोली। माय डियर स्वीटी, तुम्ही तो मैं हजारों की भीड़ में भी पहचान सकता हूँ। इतना कहते हुए आदित्य उठा और उसको गले लगा लिया। मिताली उन दोनों को एक साथ देख एकदम उदास हो गई और वहां से उठकर जाने लगी। बैठ ना मीता, कहाँ जा रही है? सुशीला जी ने कहा। बस माँ, प्यास लग रही है, पानी पीकर आती हूँ। कोमल, चलना मेरे साथ। नहीं यार तू जा, मैं तो थोड़ी देर भाभी से बात करूंगी। चलिए मिताली जी, मैं आता हूँ आपके साथ, आदित्य ने कहा। आप? जाकर मिताली बोली। नहीं आप नहीं, मेरा मतलब मैं लेकर आती हूँ बस अभी। अरे मैडम, चलिए भी, आप हमारी मेहमान हैं, आज तो आपकी खातिरदारी बनती है। जाना, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ, कहते हुए आदित्य मिताली के साथ फूड स्टॉल की तरफ बढ़ जाता है। मिताली आदित्य को कहती है, आपकी वुड भी बहुत प्यारी है, भगवान आप दोनों को हमेशा खुश रखे। किस्मत से मिलता है प्यार और प्यार करने वाला, वरना तो जिंदगी भर प्यार के लिए तरसते रहो। हर किसी की जिंदगी में प्यार नहीं होता आदित्य। पर किसी के पास प्यार होता भी है ना, तो वो उसे पहचान नहीं पाता। जाने कौन सी पट्टी चढ़ जाती है आंखों पर कि किसी की आंखों में बेसुमार प्यार दिखाई ही नहीं देता। आदित्य ने मिताली के चेहरे पर नजर जमाए हुए कहा। किस्मत होती है, कभी कभी सब जानते हुए भी अनजान बनकर चुपचाप तमाशा देखना होता है। हमारी तकदीर जाने कौन से मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे। हमारी किस्मत बिल्कुल उन फूलों की तरह होती है जिन्हें माली प्यार से उगाता है, फिर खुद ही तोड़ लेता है। और अपनी डाल से अलग होने के बाद फूलों को ये नहीं पता होता कि किसी की खुशियां रंग बिरंगी करने जा रहे हैं या किसी की अर्थी पर सजने। कुछ फूल तो ऐसे अभागे होते हैं कि बुरी तरह कुचल दिए जाते हैं, ना खुशियां ही दे पाते हैं और ना ही गमों के साथी होते हैं। कुचले हुए फूलों के नसीब में पैर की धूल होती है, मंदिर में भगवान की मूर्ति नहीं। मिताली की बातों का अर्थ आदित्य खूब समझ रहा था। उसके मन के झंझावतों को वो भली भांति परिचित था, पर फिर भी वो मिताली को उस प्यार का एहसास दिलाना चाहता था जिसे वो नकार रही थी। थोड़ी देर बाद, लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, मल्होत्रा जी ने सबको संबोधित करते हुए कहा। आज मैं बहुत खुश हूँ,
इस खुशी की दोहरी वजह है। एक तो मेरा छोटा बेटा आदित्य ने नागपुर में 100 करोड़ की मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट को पूरा किया, और दूसरी खुशी मेरे बेटे की सगाई। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मल्होत्रा जी ने आगे कहा, मैं आप सबको सबसे पहले अपनी होने वाली बहू से मिलवाना चाहूँगा। मेरी बहू एक जानी मानी वकील है, जो मेरे बेटे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती है। मेरी बहू इतनी खूबसूरत है कि उसकी सादगी भी उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, विद बिग राउंड ऑफ applause, वेलकम माई डॉटर इन लॉ शिखा। सारी लाइट्स का फोकस शिखा की तरफ हो जाता है। शिखा आदित्य का और अर्जुन दोनों का हाथ पकड़े स्टेज पर आती है और मल्होत्रा जी के पैर छूती है। अब मैं मेरे बेटे का परिचय करा देता हूँ आप सबसे। मेरा बेटा भी वकील ही है और लंदन यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री प्राप्त करके आया है। थोड़े ही समय में मिताली आगे सुन नहीं पाई और वहां से उठकर अंदर भाग गई। कोमल, जो इसी मौके की तलाश में थी, मिताली के पीछे भागी। मीता, रुक, रुकना मीता। आदित्य की नज़र मिताली पर ही थी। उसे अंदर जाते देख आदित्य जोर से चिल्लाया, हुर्रे! और वो भी अंदर भागा। मिताली रोते रोते रूम में आ गई। कोमल उसके पीछे ही थी। तू पागल है? इस तरह से फंक्शन छोड़कर यहाँ आ गई? क्या हुआ है तुझे? मैं नहीं देख सकती ये सब। इससे अच्छा होता मैं यहाँ आती ही नहीं। मैं अभी इसी वक्त यहाँ से जा रही हूँ। पर क्यों? कोमल ने पूछा। कहा तो, मैं नहीं देख सकती ये सब। क्यों नहीं देख सकती? तू कब से दूसरों की खुशियों से जलने लगी? आदित्य तो तेरा कितना अच्छा दोस्त है। दोस्त शब्द पर जोर देते हुए कोमल ने कहा, दोस्त, माई फुट। किसी को मेरी कोई कदर नहीं। ऐसे तो बड़ा वकील बना फिरता है, पर ये तक नहीं समझ पाया कि मैं उससे। बात अधूरी छोड़ मिताली मुंह पर हाथ रख रो पड़ी। कोमल होले से रूम से बाहर हो गई। कि उसे क्या कबूतरी? आदित्य ने धीरे से मिताली के कान में कहा। आदित्य को देख मिताली चौंक पड़ी, फिर उठी, कमर में साड़ी का पल्ला फंसाया और आदित्य को बोली, रुको, मैं बताती हूँ आपको। बोलकर वहां रखे बैट को उठा लिया। हाँ तो बोलो, सगाई करोगे उस झल्ली सी लड़की से? मेरा जो इतने वक्त से माथा खा गए उसका क्या? मुझे हर वक्त याद आते हो उसका क्या? मुझसे मार खाकर ही समझ आएगी आपको मेरी बात। क्या पूछ रहे थे? कि मैं क्या? अरे, ये क्या कबूतरी, शेरनी कैसे बन गई? देखो, तुम मुझे मार नहीं सकती। मत भूलो, मैं एक वकील हूँ। आदित्य खुद को बचाते हुए भागा। हाँ, और सारी अकल सिर्फ फाइलों को खिला दी आपने। मिताली उसके पीछे भागी। देखो, ये हिंसा है नहीं, ये आंदोलन है, खुद के हक की लड़ाई। हाथ जोड़कर नमस्कार है मिस अकड़ू आपको। आदित्य मिताली को और चिढ़ा रहा था। और आप, मिस्टर गेलीराम, एक लड़की के मन की बात नहीं समझ सके? तुमने कहा ही नहीं कभी, भोलेपन से आदित्य ने कहा। हाँ, लाउड स्पीकर पर कहूँ ना कि आदित्य, मैं आपसे प्यार करती हूँ। इतना सुनते ही आदित्य एकदम से खड़ा हो गया। मिताली की आंखों में आंखें डालकर बोला, यही तो सुनना था। मिताली को भान हुआ उसने क्या कह दिया, और वो एकदम से मुड़ गई बाहर जाने के लिए। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब नहीं जाने दे सकता मैं तुम्हें कहीं भी। इतनी सी बात कहने में इतना वक्त लगा दिया, पहले ही बोल देती। हाथ छोड़िए मेरा, कोई आ जाएगा, और आपकी सगाई है अब, इस बात का कोई मतलब नहीं। आदित्य ने मिताली के कंधे पकड़ उसे अपनी ओर मोड़ लिया। शर्म से मिताली का चेहरा लाल हो उठा था, पलकें झुकी हुई थी। धीरे से मिताली के कान में आदित्य ने कहा, सगाई तो होगी, पर तुमसे। नीचे भैया की सगाई हो रही है, मेरी नहीं। आदित्य की बात सुन मिताली का मुंह खुला का खुला रह गया। आदित्य को मुस्कुराता देख उसे सारा माजरा समझ में आ गया। ओह, तो ये सब आप लोगों की मिली भगत थी? क्या करता, तुम तो होठों पर चुप्पी साध कर बैठी थी, और मैं इंतजार कर ही नहीं पा रहा था। मिताली को अपनी ओर खींच आदित्य ने कहा,
एक बार फिर से कहो ना, क्या? अनजान बनते हुए मिताली ने पूछा। तुम्हें नहीं पता? नहीं तो? तो ठीक है, मैं ही कर लेता हूँ सिखा सी सगाई। बोलकर आदित्य बाहर जाने लगा तो मिताली ने उसका हाथ पकड़ लिया। घुटनों के बल बैठकर मिताली ने आदित्य को कहा, मिस्टर आदित्य मल्होत्रा, मैं अपने दिल की गहराइयों से ये कबूल करती हूँ कि मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। क्या आप अपनी ज़िंदगी पर मेरे नाम की स्टैंप लगाना पसंद करेंगे? क्या आप मेरे साथ शादी कर उम्र कैद की सज़ा पाना चाहेंगे? क्या आप हमारे छोटे-छोटे 2 बच्चों के पापा बनना चाहते हो? सोचकर बताऊँ तो चलेगा क्या? दूसरा कोई ऑप्शन देख लूँ थोड़ा? आदित्य ने दिलकश अंदाज में कहा। सॉरी, नो चॉइस। कहते हुए मिताली उठी और आदित्य को कसकर गले से लगा लिया। अरे, कोई देख लेगा, आदित्य ने कहा। देख ले, आई डोंट केयर। अच्छा, ऐसी बात है। तो कहते हुए आदित्य ने अपनी बाहों के घेरे में मिताली को कैद कर लिया और कुछ ही दिनों में दोनों मन, वचन और कर्म से एक अटूट बंधन में बंध जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और कहानी में। तब तक के लिए शुक्रिया।